नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में हम बात करेंगे धरती से मंगल तक के सफर की। कहते हैं कि इंसान की जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है। पहले चांद यात्रा और अब मंगल को छूने की तैयारी में हमारे वैज्ञानिकों ने हाल ही में 5 नवंबर को मंगल यान रवाना किया। कोशिश है मंगल पर जीवन की तलाश की। इस कोशिश को देश के गौरव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसकी क्षमता और इसकी उपलब्धि को लेकर आशंकित हैं। कुछ समाज वैज्ञानिकों को ये चिंता भी है कि जिस देश में 23 करोड़ लोग हर रात भूखे सोया करते हैं, उसे मंगल के सपने देखने का हक नहीं। तो क्या यह उपलब्धि हमारे तकनीक का पिछड़ापन दूर करेगी, या हम मंगल यात्रा करने वाले देशों की कतार में खड़े होने वाले सिर्फ एक देश बनकर रह जाएंगे? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। आज इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं हर्ष मंदर, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा में करीब 20 साल तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में काम कर चुके हैं। और इस मंगल यान के यात्रा को लेकर इनके मन में कई सारी चिंताएं, कई सारे सवाल हैं। उनसे इन सवालों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ है विंग कमांडर अजय लेले, जो इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस यानी IDSA IDSA के मेंबर हैं, और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी पर भी ये काम करता है IDSA। इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इनको किस तरह की उम्मीदें हैं इस तरह के मंगलयान की यात्रा से। और हमारे साथ एक और वैज्ञानिक हैं जो दिल्ली साइंस फोरम के हैं, प्रबीर पुरखायस। आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सतीनाथ शरंगी साहब हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए भोपाल में लगातार 29 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इनके सवाल हैं कि ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धियों से क्या हासिल होने वाला है। और एक और हमारे साथ खास मेहमान हैं विनोद विप्लव, जो कि विज्ञान पत्रकार हैं, UNI से जुड़े हैं और पिछले 25 सालों के दौरान इन्होंने अपनी पत्रकारिता के दौरान कई तरह के वैज्ञानिक रिपोर्टिंग की है, कई बार इन तरह के विषयों पर लिखा है। इन तमाम मेहमानों से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक रिपोर्ट। 3, 2, 1, 0। ये भारत की महत्वाकांक्षाओं की उड़ान है। I am happy to announce the spacecraft is in good health and it has done the tasks that were intended to be done. भारत अब उन 6 देशों में शामिल है जिन्होंने मंगल ग्रह के लिए अपने यान भेजने की कोशिश की। सब कुछ ठीक रहा तो 300 दिन में 40 करोड़ किलोमीटर का सफर पूरा कर भारत का मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाएगा। ऐसा हुआ तो अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद मंगल ग्रह की कक्षा तक अपने यान को पहुंचाने वाला भारत चौथा देश बनेगा। इसलिए कि जापान और चीन के मिशन विफल रहे थे। लेकिन इससे सिर्फ उसकी नाक ऊंची होगी या सचमुच देश को कुछ लाभ होगा? सवाल ये कि जिस देश में 23 करोड़ लोग हर रात भूखे सोते हैं, आम लोगों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, करोड़ों लोगों को छत उपलब्ध नहीं है और करोड़ों लोग पेयजल और शौचालय की सुविधा से वंचित हैं, क्या वहां 4.5 अरब रुपए ऐसे मिशन पर खर्च करना सही प्राथमिकता है? और इस अभियान से मंगल के बारे में हमारा ज्ञान कितना बढ़ेगा? One thing is first time traveling to this large distance, that itself is a challenge. Of course, we have gone to the moon, which is about 400,000 kilometers. Now we are talking about 400 million. So that's the difference. We can proudly say in this country, the space has brought the benefits of the services to the people directly, to the governance system for informed decision making at all levels. ये ठीक है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में खर्च कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता, न ही वैज्ञानिक मिशन को एकांगी या लाभ हानि के फौरी नजरिए से देखा जाना चाहिए। अंतरिक्ष तकनीक के बिना आज किसी प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं हो सकती, और एक उभरते राष्ट्र के रूप में भारत के सामने एक बड़ी चुनौती अपनी क्षमताओं के बारे में आत्मविश्वास प्राप्त करना भी है। इसके बावजूद भारत के मंगल मिशन पर उठे सवाल अपने तार्किक जवाब मांगते हैं। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं अजय लेले साहब आपसे इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगी
ये जो कहा जा रहा है, बहुत हल्कों से ये सवाल उठाया जा रहा है कि दरअसल 450 करोड़ रुपए इस तरह की मंगलयान की यात्रा पर खर्च करके देश ने एक तरह से फिजूल खर्ची की है, इससे कुछ खास उपलब्धि नहीं होने वाली है। तो क्या इसे फिजूल खर्ची माना जाए या कोई ऐतिहासिक उपलब्धि? मेरे विचार से इसे हम पहली चीज़ तो फिजूल खर्ची नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में अगर आप पैसे का मूल्य देखें तो 450 करोड़ कुछ खास पैसा नहीं है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो देश का जो पूरा बजट है उसका 0.36% इसरो के पास जाता है। वो 0.36% से 7 या 8% मंगलयान के ऊपर खर्चा हुआ है। आज अगर आप एक पैसेंजर एयरलाइनर की भी खरीदारी करें तो उसका भी कॉस्ट 450 करोड़ से कम होता है। सो मेरे विचार से 450 करोड़ ये तो मुद्दा है ही नहीं। और दूसरी चीज़ हमें ये देखना चाहिए कि हमें इससे साइंटिफिक उपलब्धियाँ क्या होंगी। अगर आप विज्ञान का शुरुआत से ही देखें, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर देखिए या कंप्यूटर्स देखिए, जब राजीव गांधी साहब ने ये दो चीज़ें लाई थी इस देश में, तब काफ़ी सारे लोगों ने उसका उस समय भी विरोध किया था। क्योंकि होता क्या है कि शुरुआत में लोगों को एक आइडिया नहीं होता कि ये चीज़ें कैसी आगे जाके विकसित होगी। आपको उम्मीद है कि इससे वैज्ञानिक उपलब्धियां बिल्कुल होंगी? मेरे विचार से खाली जीव का जो शोध का कारण दिया जा रहा है वो अकेला कारण नहीं है, बहुत सारी और भी वैज्ञानिक उपलब्धियां होंगी। जी, आपको भी उम्मीद है, क्योंकि आप विज्ञान से हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे भी वही करना चाहूंगी कि क्या आपको उम्मीद है कि देश को वैज्ञानिक उपलब्धियां इस मिशन से हासिल होने वाली हैं? देखिए, कोई एक मिशन से देश को बहुत सारी उपलब्धियां हो जाएगी ये सोचना नहीं चाहिए। विज्ञान में इस तरह से होता नहीं है। अगर हम देखें टेक्नोलॉजी की जो विकास है उसको अगर देखें तो बिना स्पेस का हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज नहीं हो सकता। जैसे आपकी टेलीविजन चैनल है स्पेस के जरिए पहुंचती है, क्योंकि आपका सैटेलाइट टीवी स्टेशन आप हैं। अगर हम वेदर सैटेलाइट्स को देखें तो वेदर सैटेलाइट्स भी इस तरह से भेजा जाता है। इसकी स्पेस मिशन की ही आउटपुट है जो वेदर सैटेलाइट्स है, जिसके जरिए हम साइक्लोन को ट्रैक करते हैं, बता सकते हैं कब साइक्लोन उड़ीसा में हिट करेगा और उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह को एक पूरा सार्वत्रिक एक दृष्टिकोण होना चाहिए, सब चीज़ देख के एक दृष्टिकोण होना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं ये जरूर मानता हूं कि मंगलयान में हमारा मेन उपलब्धि जो है कि हमने एक PSLV के जरिए हमने एक कॉम्प्लेक्स ऑर्बिट में इसको भेज पाए, और अभी भी देखना पड़ेगा मंगल अभी तक तो ऑर्बिट में पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। जिस ऑर्बिट में इस वक्त है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, उसको मान लेना चाहिए। मंगल तक देखिए पहला मिशन किसी देश का अभी तक सफल नहीं है। तो उससे हम इतना बड़ा कोई निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते हैं। और ये भी सोच लीजिए, आपने एक बड़ी बात कही, पहला मिशन किसी का भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम ये माने कि अगर हम असफल हो जाते हैं तो हम ये कहने के लिए रहेगा हमारे पास कि भाई किसी का सफल नहीं हुआ इसलिए हम भी असफल हो गए, तो कोई बड़ी बात नहीं। आधा सफल जो है एक बहुत बड़ी चीज होती है। सोच लीजिए, टेक्नोलॉजी और विज्ञान में फेलियर भी उतना आपको सिखाता है जो सक्सेस। तो फेलियर को कम करके मत देखिए, बिना फेल करे आप टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकता। अगर आपका ये इच्छा हो कि हम पहली छलांग में एकदम ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी में होता नहीं है। लेकिन अक्सर विज्ञान में माना यह जाता है कि टारगेटेड अचीवमेंट के लिए ही कुछ काम किया जाता है। मतलब अगर हम विज्ञान को किसी चीज में इस्तेमाल करते हैं या कोई वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि हमें ये चीज हासिल करनी है, ये उपलब्धि हासिल करनी है। क्या हमारे वैज्ञानिकों ने, क्योंकि आप वैज्ञानिक विषयों पर लिखते पढ़ते रहे हैं, वैज्ञानिकों से आपका संपर्क है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या हमारे वैज्ञानिकों ने इस टारगेटेड अचीवमेंट को हासिल करने की कोई कोशिश की है? क्या उन्होंने कोई टारगेट अपना सोचा है? एक तो मुझे लगता है कि एक जो सोचा गया कि मंगल पर जाकर के हम जीवन के रहस्यों को पता लगा, यहाँ वहाँ पे जीवन है या नहीं, या मीथेन है या नहीं, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में पता लगाने की जरूरत वाकई थी क्या? क्योंकि और देशों, नासा ने पहले ही इस तरह के रहस्यों के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा लिया है कि वहाँ पे जीवन का कोई नामो निशान नहीं है या मीथेन की कोई वहाँ पे उपस्थिति नहीं है। तो जो प्रायोरिटी तय की गई अध्ययन की, तो वो ऑलरेडी और देशों ने इसको पहले ही इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया है। तो मतलब एक तो है कि हमने क्या वहाँ मान लीजिए जो अध्ययन करेंगे उससे जो निष्कर्ष निकलेगा उसका क्या उपयोग, उसकी उपयोगिता क्या होगी। और दूसरा है कि जो और देशों ने जिन चीज़ों के अचीव कर लिया बहुत पहले, उसी को हम दोबारा हासिल करने के लिए या उसी
बात को दोबारा पता लगाने का। बार बार ये कह रहे हैं कि दरअसल हम जब प्रयोग करते हैं तो हम सिर्फ दोबारा अगर वही प्रक्रिया रिपीट भी करते हैं तो हम सिर्फ उसी को हासिल करने के लिए नहीं, उसमें और कई नई चीजें जुड़ती जाती हैं और हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है, वैज्ञानिकों से कम हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। लेकिन हर्ष मंदर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने इस पूरी मिशन पर सवाल उठाया, लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ 450 करोड़ रुपए का एक मिशन है जो हमारे वैज्ञानिक अपनी तरफ से एक इंडिजिनस प्रयोग के तौर पर कर रहे हैं। 450 करोड़ का मुंबई में जाइए तो एक बंगला खरीदने में खर्चा हो जाता है, मुंबई क्या दिल्ली में भी हो सकता है खर्चा हो जाए। फिल्में बनाने में 450 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, कई बार ये भी सुनने में आता है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार की तो कहानियाँ हम सब जानते ही हैं। तो जब इतने पैसे यूं ही खर्च होते हैं और उस पर आप लोगों की चिंता उस तरह से नहीं आती है, तो फिर इस वैज्ञानिक मिशन पर इतने सवाल क्यों? देखिए, उन पे भी चिंताएं आती हैं। मैं दो चीजें इस शुरू में कहना चाहता हूं। एक कि जो देश के गौरव से हमने इस सवाल को जोड़ा है कि हम भी बहुत थोड़े से देश हैं जो मंगल की ओर भेज पाए हैं सैटेलाइट, तो हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। ये देश के लिए गौरव का विषय होगा। मुझे लगता है पहले तो हम सवाल उठाएं कि हमें किस चीज पे गौरव होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें देश पे पहले ये गौरव होना चाहिए कि कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं हो हमारे देश में, कोई अनपढ़ नहीं हो, किसी बच्चे को खुले आसमान के नीचे सोना नहीं पड़े, भीख नहीं मांगना पड़े। सब इंसानों को एक बुनियादी जो सम्मान की जिंदगी होती है सबको हासिल हो। बहुत सारी लड़ाइयाँ हमें इस देश में लड़ना बाकी है जो बहुत बुनियादी हैं, जो बहुत बेसिक हैं। लेकिन हम उस देश में रहते हैं, माफ कीजिएगा हर्ष मंदर साहब, हम उस देश में रहते हैं जहां पर भाभा एटॉमिक एनर्जी की शुरुआत करते वक्त भी ये सवाल उठाया गया था, जहां पर ओएनजीसी की शुरुआत करते वक्त भी ये सवाल उठाया गया था, और तब नेहरू जी और मालवीय जी ने इन सवालों को खारिज करते हुए ये कहा था कि अगर ये एक बड़ा जुआ है तो हम इस जुआ को खेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आगे हमें इससे उम्मीद है कि देश को कुछ हासिल होने वाला है और हमें अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा है। तो क्यों नहीं हम गरीबी से भी लड़ें और इस तरह की उपलब्धियों को भी हासिल करने की कोशिश करें। देखिए, विज्ञान का महत्व बहुत है। हमारे जो सबसे अच्छे दिमाग सोचने वाले वैज्ञानिक हैं, मैं सिर्फ ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हमारा बहुत असमान समाज है और हम ये सिर्फ एक प्रतीक है कि हम लोग जो लगभग 800 मिलियन 80 करोड़ लोग जो मुश्किल हालत में जिंदगी काट रहे हैं हमारे देश में, उनकी प्राथमिकताएं हमारे लिए कितना महत्व रखती हैं। तो सवाल 450 करोड़ रुपए का नहीं है। एक तरह से इस देश की प्राथमिकताएं एक असमान समाज में, और हम लोग एक सुपर पावर किस आधार पे बनना चाहते हैं, इस पे हमें सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हम वो सुपर पावर हों जो एक मानवीय समाज के निर्माण करने में सफल हों। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसमें विज्ञान का भी केंद्र वही होना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी, तो मानवीय जीवन को सुदृढ़ करने के लिए, सफल करने के लिए और ज़्यादा उसमें सुधार करने के लिए अगर विज्ञान का इस्तेमाल हो तो वो बेहतर है, और ये सभी मानते रहे हैं, इसमें किसी को भी एतराज़ नहीं है। और विज्ञान का इस्तेमाल बहुत हद तक हुआ भी है। जब क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया था और जो टैफ्लॉन का प्रयोग रॉकेट को बचाने के लिए किया गया था, उस टैफ्लॉन से भी हमारी ज़िंदगी आसान हुई है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण, मैं कुछ वैज्ञानिक से बात कर रही थी तो मुझे समझ में आया कि जिस रॉकेट को गर्मी से बचाने के लिए वायुमंडल की टैफ्लॉन का इस्तेमाल किया गया, उस टैफ्लॉन को आज हम नॉन स्टिक बर्तन में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे जीवन को थोड़ा आसान पहुंचा रहा है। लेकिन क्या इस तरह के प्रयोगों से, बड़े प्रयोगों से हमारे जीवन की छोटी छोटी समस्याएं नहीं सॉल्व होती हैं? क्या हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए? नहीं, हमें लग रहा है कि ये जो जैसे हर्ष मंदर जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ किया कि सवाल हमें देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा जरूरी है, मंगल पर जाना या बहुसंख्यक लोगों का मंगल करना विज्ञान के द्वारा। अगर हम एक उदाहरण ले लें भोपाल गैस कांड का, तो आप पिछले 29 साल में देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण
जो लोगों के जीवन और मृत्यु से जुड़े हुए हैं, ऐसे सवाल, वैज्ञानिक सवालों का आज तक कोई हल नहीं निकला है कि लोगों को सबसे बढ़िया इलाज क्या हो, इलाज विधि क्या हो, जिनको गैस लगी है उनकी क्रॉनिक बीमारियों के लिए इलाज क्या हो। कारखाने के आसपास जो भूजल प्रदूषित हो रहा है, कैंसर पैदा करने वाले, जन्मजात विकृतियां पैदा करने वाले रसायनों से, ये रसायन कहाँ हैं, कितने गहरे तक हैं, इनका बचाव कैसे हो सकता है। जो पीढ़ी गैस कांड के बाद पैदा हुई है उसमें जो अलग अलग खराबियां दिख रही हैं, जो जन्मजात विकृतियों के साथ पैदा हो रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, उसको कैसे रोका जाए, ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सवाल 29 सालों से छूटे हुए हैं। और पैसे का भी सवाल नहीं है, क्योंकि पैसा शायद अगर मंगलयान में 450 करोड़ गया तो पैसा 1000 करोड़ कुछ केंद्र सरकार ने अभी तक खर्च किया है भोपाल के ऊपर। लेकिन ये जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो इन महत्वपूर्ण सवालों की तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरी चर्चा ये भी करेंगे कि क्या विकसित देश जो हमारी उपलब्धियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं हम उसके ट्रैप में तो नहीं आ रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम मंगलयान की यात्रा से जुड़ी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हर्षमंदिर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विज्ञान के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि विज्ञान दरअसल हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए होता है, और इसी लिहाज से हम अपने तमाम खोजों को, तमाम कार्यक्रमों को संचालित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या हमें विज्ञान से और इस तरह के मिशन से तात्कालिक और डायरेक्ट उपलब्धियों की उम्मीद करनी चाहिए कि तत्काल हमारी तमाम समस्याओं का हल इस तरह के वैज्ञानिक खोजों से हो जाए? मेरा ये मानना है कि जो देश के सामने चुनौतियां आज भी बाकी हैं, जैसे अभी भोपाल के बारे में भी कह रहे थे सारंगी जी, इतनी बड़ी हैं कि उस पे सबसे ज़्यादा हमारी प्राथमिकता, हमारा ध्यान उन सवालों पे होना चाहिए। छोटे किसान की जो कृषि से कुछ उत्पादन नहीं निकाल पा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसे बेहतर हो, कुपोषण पे हम कैसे विजय प्राप्त कर पाएं, जो बीमारियां हैं उन पे हम कैसे विजय करें। मुझे लगता है कि बहुत सारे इस तरह के सवाल हैं। सूरज की ऊर्जा को हम कैसे लोगों के हित में इस्तेमाल कर पाएं, इस तरह के जो बड़े बड़े सवाल हैं। मैं चाहूँगा कि हमारा विज्ञान सब आवर बेस्ट माइंड्स, एक तरह से आवर बेस्ट माइंड्स एंड हार्ट्स, जो अंतिम व्यक्ति के सवाल हैं उस पे केंद्रित हों। यही मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। आपने महत्वपूर्ण बात कही। विज्ञान का जो ध्यान है वो अंतिम व्यक्ति पर केंद्रित होने के बजाय इलीट व्यक्ति पर केंद्रित क्यों होता है? जरा, बहुत सारे लोग इस मिशन को लेकर भी इस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि गौरव की जो बात है ये आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए मंगलयान का ये जो है मैं नहीं समझता उसमें कोई अहमियत है, क्योंकि बात सही है कि बहुत बार इस तरह के प्रयोग हो चुके हैं। सवाल यह है कि $300 बिलियन की स्पेस लॉन्च व्हीकल की इस वक्त मार्केट है। अगर हम अपने काबिलियत उसमें कायम नहीं करेंगे तो हमारा सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट से लेकर दूसरे सैटेलाइट्स सिर्फ अमेरिका और यूरोप भेजेगा, और उसके लिए हमको पैसा देने पड़ेगा, क्योंकि अगले बार जब साइक्लोन आएगा तो हमें ट्रैक करने की स्पेस इमेजरी की ज़रूरत है, वेदर के लिए और उस किसान के लिए कि कब बारिश होगी। तो ये मत समझिए कि अंतिम व्यक्ति की जरूरत सैटेलाइट से नहीं है। स्पेस प्रोग्राम मिलिट्री के जो चीज है उसको अलग रखे, स्पेस प्रोग्राम के सिविलियन इंपैक्ट बहुत बड़ा है और उसका हमें समझना चाहिए। तो हमें इसको परस्पर विरोधी तरीके से देखना कि अब पैसा इतना ही सीमित मात्रा में है, अंबानी साहब को कितना पैसा दे रहे हैं, सरदार पटेल की स्टैचू के लिए कितना पैसा दे रहे हैं, उसमें हम ना सोचे। 300 मिलियन डॉलर तो पटेल साहब की स्टैचू में लगाई जा रही है, जिससे कोई उत्पादन नहीं होने वाला है। उन सब चीजों पे हम ना सोच के हम कहें इस 450 करोड़ अगर वहां खर्च करते क्या होता, तो मैं समझता हूं जिस देश
रेवेन्यू फॉरगॉन 1,20,000 करोड़ 1,30,000 करोड़ हर साल करता है, उसकी अहमियत हम नहीं समझ रहे हैं कि हमें पैसा कहां से किस चीज पे लगाना है। वो प्राथमिकता स्पेस से लेकर वहां देने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता था कि इस वक्त हमारा बजट साइंस में 1% जीडीपी से कम है। पूरा स्पेस प्रोग्राम का जो बजट है उससे 4 गुना बजट एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट के पास है। तो हमें ना समझिए कि 450 करोड़ साइंस आज के तारीख पे बहुत बड़ी रकम जी। लेकिन सारंगी साहब, एक बड़ी बात इन्होंने कही कि हम तो जो कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान है कि हम अंतिम व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं आज इस स्पेस मिशन पे, आप लोग उस मिशन पे क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं जहां $300 मिलियन खर्च हो रहा है एक सिर्फ मूर्ति बनवाने पर? नहीं, देखिए सवाल है, इस पूरी बात को अगर सिर्फ खर्च पे ला देंगे तो मुझे लगता है ये तर्क जो है बहुत सस्ता हो जाएगा। उस पर बात उसकी नहीं है, बात है प्राथमिकता की। बात है कितने समय पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कब ये मंगल के लिए मंगलयान निकल गया, सवाल वो है। 29 साल पहले ये हादसा हुआ भोपाल में। 29 साल पहले मालूम था कि जो 5 लाख से ज्यादा लोग इस जहरीली गैस के चपेट में आए हैं वो जिंदगी भर पर तड़पते रहेंगे। ये 29 साल पहले की बात है। 29 साल निकल गए हैं और इस देश के वैज्ञानिक ये बता नहीं पाए हैं कि इन लोगों की इलाज कैसे हो। सवाल ये है प्राथमिकता का। चूंकि सरकार सोचती है कि मंगलयान भेजना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मंगलयान भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग नहीं हैं। जो सरकारें ये समझती हैं कि मूर्तियां बनाना ज्यादा जरूरी है, उनसे आप सवाल नहीं करेंगे? उनसे भी करते हैं, उनके काल में भी ऐसा ही हुआ है। भोपाल गैस पीड़ितों की जो अवहेलना है वो दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं दोनों के राज में हुआ है और दोनों के पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा जरूरी का मूर्ति बनाना तो जरूरी है, पर उनको दिल में रखने की जरूरत है। उससे ज्यादा है कि जिन लोगों के लिए वो लड़े आजीवन, उनका कुछ भला हो, वो नहीं हो रहा है। सवाल उसका है। लेली साहब, एक तरफ सामाजिक सवाल हैं, दूसरी तरफ वैज्ञानिक सवाल हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे उपलब्धियों से और हमारी खोजों से सामाजिक सवालों का हल निकलेगा, लेकिन जो समाज के लोग, जो सामाजिक कार्यकर्ता ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको चाहिए तात्कालिक मदद या तात्कालिक उपलब्धियां, ताकि इन सवालों का जवाब जल्द से जल्द निकल सके। क्या इस तरह के मिशन के जरिए हम इस चीज़ को सुनिश्चित कर पाएंगे कि जल्द से जल्द कोई हमारी इन समस्याओं का समाधान निकल सके जो इस समय हमारा देश फेस कर रहा है? मेरे विचार से हो क्या रहा है, आपने इस मिशन को इतनी बड़ी ऊंचाई पे रखा है कि जहाँ पर मंगल भी नहीं होगा, शायद उससे भी बड़ी ऊंचाई पे रखा है। क्योंकि आपका, अगर आप साइंस का बजट देखें 2013 का, तो $6 बिलियन है। उसमें से स्पेस के पास बहुत कम मात्रा में पैसे आते हैं, बाकी और साइंस डेवलप्स भी हो रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि शायद ऐसा हो रहा है कि स्पेस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाले साइंटिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं और बाकी लोगों का काम, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट भोपाल गैस के लिए नहीं, मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ, रिक्वायरमेंट भोपाल गैस के लिए क्या है। सारंगी साहब खुद इंजीनियर है, वो एमटेक हैं, वो खुद ही जानते हैं कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट एक अलग साइंस का जो डिपार्टमेंट है, exactly, उनका काम है। सो वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप स्पेस में इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो वहाँ पे क्यों नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी है, सवाल ये है कि आपके पास टेक्नोलॉजीज है, आपके पास पैसा है, लेकिन ग्राउंड पे डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। जी विनोद विप्लव जी, जिस तरह से हम स्पेस साइंस में अच्छा प्रयोग कर पा रहे हैं, हम नए नए प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उस तरह से हम मेडिकल साइंस में अपने आप को डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम पिछड़ रहे हैं? देखिए, मेरा 2 चीज़ है। एक तो है कि साइंटिफिक रिसर्च अलग है और दूसरा है कि रिसर्च से जो निष्कर्ष निकलता है या जो भी डेवलपमेंट या जो आविष्कार होते हैं उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब साफ पानी नहीं मिलने के कारण लाखों लोग मर रहे हैं, बहुत बुनियादी दवाइयाँ मिलने के कारण, जो कि 2 रुपये या बहुत कम पैसे में मिल सकती हैं दवाइयाँ, उसके नहीं मिलने से बच्चे मर रहे हैं और रोज़ गर्भवती महिलाएं जिनको मामूली सुविधाओं से बचाया जा सकता है, वो उनकी जाने जा रही हैं। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो रिसर्च जाहिर हो, ऐसा नहीं कि रिसर्च नहीं हो रहे, इतने लेबोरेटरी में मैंने देखा कि कई अच्छे रिसर्च भी होते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ही बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी समस्या है। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में जो ट्रेजेडी आई, मतलब एक तरफ हम मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं
और दूसरी तरफ हम एक छोटी सी जानकारी जो वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दी थी, लेकिन उसको हम लागू नहीं कर पाए, लोगों को बता नहीं पाए। वैज्ञानिक जानकारियों का सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारी नीयत पर भी सवाल है। जी, मतलब वैज्ञानिक तो प्रयोग कर रहे हैं, जो भी रिसर्च हो रहा है उसका कोई न कोई रिजल्ट तो निकलता ही है, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है? मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था, जो आपने सवाल उठाए उसी को मैं प्रबीर साहब आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या हम मेडिकल साइंसेज में ऐसे प्रयोग, ऐसे आविष्कार नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आविष्कार और प्रयोग हम स्पेस साइंस में कर रहे हैं, ताकि ऐसी समस्याओं का हल जल्दी निकाला जाए? अलग अलग चीज है। सारंगी जी ने कहा जो कि अगर हम वही प्रयास मंगलयान की तरह एकदम टारगेटेड करके ये सॉल्व करने की कोशिश करते तो हम हल शायद निकाल पाते। हमने कोशिश ही नहीं क्यों किया, ये सवाल है। और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हम इन सब चीज़ों को पीछे रखने की बात करते हैं कि जो तो कुछ दिन बाद दिखाई नहीं देता हमको। तो एक तो ये सवाल है। दूसरी बात है कि जो हमारे पास उपलब्धियां हैं, हमको जो मालूम है, उसको हम क्यों नहीं कायम कर रहे? जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। चीज़ें हैं, पर हम जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम जिस तरह से लागत कर रहे हैं, तो हमारी लागत का दिशा कुछ और है। इस वक्त गरीब हमारे निगाह में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। वैज्ञानिकों की इसमें सामने करके ये कहना कि हमारी गरीबी है, ये बेचारे क्यों ऐसे काम कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से गलत निशाना होगा। मैं सबसे ये कहूँगा कि निशाना सही करें। वैज्ञानिक पर मेरा निशाना है कि इसरो अगर स्पेस इस तरह से कामयाब कर सकते हैं, कामयाबी दिखा सकते हैं, तो आज तक 40 साल हो गया हम एक एयरक्राफ्ट तक नहीं बना पाए। क्यों? जबकि टेक्नोलॉजी करीब करीब आसपास की है। तो यहां पर भी जिन्होंने कहा कि इंप्लीमेंटेशन की विल नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम इसको खड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि वहां पर बोइंग है, फलाना कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन है, वो हमारे यहां पर लोगों को खरीद। सवाल ये है हर्षमंदर जी से कि दरअसल नीति बनाने वालों से आप ये सवाल करें तो बेहतर होगा कि उनका ध्यान वैज्ञानिकों को उस तरफ ले जाने का क्यों नहीं है जहां पर हमारे समाज की छोटी छोटी समस्याओं का हल निकाला जा सके। और वैज्ञानिक अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमारी नीतियां किधर ज्यादा उनको मोड़ रही हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मंगलयान की। हर्षमंदर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप जो सवाल वैज्ञानिकों से कर रहे हैं, क्या उस सवाल को आपको नीति निर्माताओं से नहीं करना चाहिए, ताकि नीति निर्माता इस तरफ ध्यान दें कि दरअसल वैज्ञानिकों का ध्यान हमें गरीबी हटाने के लिए किस तरह से मोड़ना है? नहीं, मेरा सवाल मुख्य रूप से नीति निर्माताओं से भी है और मध्यम वर्गीय समाज से भी है। मुझे वैज्ञानिकों से कोई शिकायत नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारी उपलब्धियां हैं, और जैसे पहले कहा भी गया था कि उड़ीसा के अभी हाल ही के तूफान के दौरान मुझे लगता है कि कम से कम 10,000 जीवन बचाए गए सैटेलाइट के उपलब्धियों के कारण से। मैं ज़्यादा व्यापक सरकार और समाज से सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमारे देश में प्राथमिकताएं होनी चाहिए इसके बारे में, और वैज्ञानिक तो उन प्राथमिकताओं के आधार पर काम करेंगे जहां पे सरकार समाज महत्व देगी। मैं थोड़ा सा दिशा बदलते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जो साइंटिफिक टेम्पर की बात नेहरू जी करते थे, और पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में शायद हमारा अकेला कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में वैज्ञानिक सोच को एक महत्व दिया गया है। किस तरह के वैज्ञानिक सोच हम लोग स्कूलों में, कॉलेजेस में, आम लोगों की जिंदगी में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हम कितना खर्चा और ध्यान दे रहे हैं। मुझे अंधविश्वास में हमारे अपने वैज्ञानिक मंगलयान में भेजने से पहले तिरुपति जाते हैं, एक किस्म का जो अंधविश्वास है, इसके बारे में भी हमें चिंता करें। अगर जनरल साइंटिफिक एजुकेशन बेहतर हो तो शायद समाज में उसका लाभ भी ज्यादा हो। दरअसल जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज में पैदा करने के सवाल हैं
वो भी एक बड़ा सवाल है। उस लिहाज से वैज्ञानिक कम्युनिटी क्या कर पा रही है? क्या ये जो चंद्रयान या मंगलयान भेज रही है, इससे हमारे देश के युवाओं में, हमारे आने वाली पीढ़ी में वो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर पा रही है जिसकी दरअसल देश को ज़रूरत है और जिसके ज़रिए इन सवालों का हल निकाला जा सकता है? जो सवाल हर्षमंदर उठा रहे हैं, जो सवाल सारंगी साहब उठा रहे हैं, क्या उसको कर पा रहे हैं? साइंस और साइंटिफिक टेम्पर एक्चुअली अलग अलग चीजें हैं। जब पृथ्वी चारों तरफ सूरज की घूमती है, ये उस वक्त सबसे बड़ा साइंटिस्ट गैलीलियो ने मत्था टेक दिया था और ब्रूनो जो साइंटिस्ट नहीं था उसके लिए मरने के लिए तैयार था। तो ये तो समझना चाहिए, आधे साइंटिस्ट अंधविश्वास में खुद भी होते हैं, पर जब साइंस करते हैं उसको ठीक तरह से साइंस करते हैं। तो ये बात समझिए कि उनके पास साइंटिफिक टेम्पर साइंटिस्ट होने के नाते ज़्यादा है। साइंटिफिक टेम्पर तो आप और हम में होना चाहिए, मीडिया में होना चाहिए, कि सबसे बड़ा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक टेम्पर का तो मीडिया है। जहां पर आज साइंस का कोई नामो निशान नहीं है, आप लोगों की मीडिया की जगत में साइंस एडिटर, साइंस कॉरेस्पॉन्डेंट इक्का दुक्का छोड़ के है ही नहीं। आपने तो सारा ब्लेम मीडिया के ऊपर डाल दिया, हमारे ऊपर डाल दिया। लेकिन आप वैज्ञानिकों की क्या जिम्मेदारी है ये बताने के लिए तैयार? मैं ये कह रहा हूं कि वैज्ञानिक जो है वो विज्ञान करते हैं, वो साइंटिफिक टेम्पर करना आपका काम है, उनका काम नहीं है। नहीं, लेकिन जिस विज्ञान के जरिए, जिस विज्ञान के जरिए जीवन के सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, वो वैज्ञानिक अगर अंधविश्वास फैलाएंगे तो हमारे देश के आने वाली पीढ़ी को क्या सबक? मैं समझता हूं कि साइंस अगर अच्छा होगा तो ठीक है ना, उसका प्रभाव जनता पर पड़ेगा। और मैं ये भी समझता हूं कि ये जो अभी चंद्रयान हुआ या मार्स का जो मिशन है, इससे एक साइंटिफिक इमेजिनेशन का लोगों को छूने की कोशिश भी है, उसका फायदा। जिस अच्छे साइंस की आप बात करें, उस अच्छे साइंस के बारे में भी थोड़ा सा सवाल कर लें। आपने कहा कि अगर साइंस अच्छा होगा तो उसका जनमानस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये जो अच्छे साइंस की बात हो रही है, इसी अच्छे साइंस में हम मंगलयान को भेजने के दौरान जो कमियां पाई गई, चाहे वो PSLV के थ्रू भेजने की बात हो, चाहे वो जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं मीथेन की पहचान के लिए उसकी बात हो, या फिर अपना GSLV तैयार करने में अक्षमता की बात हो, ये सारे सवाल भी उससे जुड़े हुए हैं क्योंकि हम अच्छा साइंस नहीं कर पा रहे हैं। हम भगवान के भरोसे इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हम अच्छे साइंस को कहाँ प्रस्तुत कर पा रहे हैं? पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैं इन्हीं की बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि मंगल मिशन को मीडिया ने एक सोप ऑपेरा बना दिया साइंस छोड़ के। अब इशू ये है कि आप लोगों ने बाकी जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स है इस देश की, उसको आज तक बताया नहीं था। मैं पहली बार लोगों से सुन रहा हूँ कि उड़ीसा में बहुत अच्छा काम हो गया। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इसरो कई सालों से साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ट्रैक कर रहे हैं, कई सालों से ऐसे ही साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आ रहे हैं और कई सालों से ऐसा ही हो रहा है कि पहले लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये आज की बात नहीं है, लेकिन उस दिन मीडिया ने एक स्टोरी बना दी उड़ीसा की। ये स्टोरी क्यों बनी? क्योंकि USA में किसी ने कहा कि ये शायद पहले वाले उनके साइक्लोन से भी ज़्यादा भारी होगा, इसीलिए वो स्टोरी बनी, इसीलिए लोगों के सामने वो आई। अच्छी बात ये हुई कि लोगों के सामने एटलीस्ट कुछ तो इन्फॉर्मेशन आई। लेकिन साइंस और साइंटिफिक कम्युनिटी ये काफ़ी दिनों से कर रही है। ट्रैकिंग अ साइक्लोनिक स्टॉर्म हैज़ बिकम अ वेरी सिंपल थिंग इन टूडेज वर्ल्ड एज फार एज मेट्रोलॉजी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज कंसर्न। सिमिलरली हो क्या रहा है कि कई सारे साइंटिफिक लैब्स हैं जहाँ पे जिनको आप जानते नहीं हो, ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं जो काम करते रहते हैं। एग्रीकल्चर में भी काफ़ी अच्छे काम होते हैं, लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर और स्पेस साइंस को बढ़ावा मिलता है। ये मीडिया लोगों के सामने लाती है, फिर लोगों को लगता है यार ये मार्स में जा रहे हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी की भी तो जिम्मेदारी है कि वो लोगों के सामने आकर इस तरह की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें। जब तक साइंटिफिक कम्युनिटी खुद अपनी तरफ से इन बातों को सामने नहीं लाएगी, आप मीडिया में बैठे लोग कैसे जानेंगे? आप तो आएंगे हमारे पास ना, हम आपके पास थोड़ी आएंगे। जी हाँ, देखिए साइंटिफिक कम्युनिटी तो कोशिश करती है, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंस के प्रचार, विज्ञान प्रसार के लिए काम करे, लेकिन जो एक्चुअल साइंस का रिसर्च कर रहे हैं वो तो जनता के सामने अपना काम छोड़ के तो आएंगे नहीं। ये तो जाहिर सही बात है कि मीडिया की भूमिका ज़्यादा है, क्योंकि मीडिया काम है अवेयरनेस क्रिएट करना। जैसे मान लीजिए दौंडिया खेड़ा में जो कुछ हुआ, तो एक मतलब इवेंट, मीडिया इवेंट क्या हो सकता है? मान लीजिए कहीं वैज्ञानिकों ने कहीं कह दिया कि बहुत ठंड पड़ेगी, उसको इस तरह प्रस्तुत किया जाएगा कि महाशीत लहर या शीत युग की ओर लौटने का, या कोई प्रयोग हो रहा है तो महाप्रयोग, और इस तरह से विज्ञान को भी एक अंधविश्वास फैलाने का जरिया जिस तरह से बनाया जा रहा है,
तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि काम अवेयरनेस या जन चेतना फैलाने का काम तो एक्चुअल में मीडिया का है, साइंटिस्ट का तो है नहीं। साइंटिस्ट का काम तो रिसर्च करना है। तो साइंटिस्ट अगर रिसर्च छोड़ के प्रसार, विज्ञान प्रसार में लगेंगे तो रिसर्च कैसे होगा? ये जो बार बार वैज्ञानिक चेतना की बात हो रही है, इस वैज्ञानिक चेतना को सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और देश के सामने जो गंभीर सवाल हैं वो बार बार उठाकर कैसे वैज्ञानिकों के मन में ये सवाल पैदा किए जा सकते हैं, ये जिज्ञासा पैदा किया जा सकता है कि दरअसल वो उस तरह के खास तौर से मेडिकल साइंसेस के क्षेत्र में भी उसी तरह के खोज करें जैसे कि वो स्पेस साइंसेस में कर रहे हैं। जो सवाल आपके हैं उसको आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? मैं एक पेश करता हूं, सिर्फ भोपाल नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूं। पूरे देश में पूरे विश्व में रासायनिक प्रदूषण का ये हाल है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का अभी पिछले साल जो रिपोर्ट निकला है, ग्लोबल केमिकल्स आउटलुक रिपोर्ट, वो कहते हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े जो कारण हैं मृत्यु के, उसमें पर्यावरणीय प्रदूषण के वजह से मौत पहले 5 में शामिल हो गया है। हिंदुस्तान में ये हालत है कि सबसे ज्यादा विकसित देशों से जो खतरनाक रसायन वाले कारोबार जो आ रहे हैं 2 देशों में आ रहे हैं, चीन और भारत। सबसे ज्यादा वहां तो कम हो रहे हैं, यहां ज्यादा आ रहे हैं। यहां आने के लिए उसके पहले एक वैज्ञानिकों की कमेटी थी, DGTD, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। वो कमेटी देखती थी, वैज्ञानिकों की कमेटी थी, जो भी नए प्रौद्योगिकी आ रहे हैं उनकी जांच करती थी कि उसमें क्या खतरे हैं, आम इंसानों को क्या होने वाला है, और उसके बाद ही उसको सर्टिफाई करती थी। भोपाल गैस कांड के बाद उस DGTD को ही खत्म कर दिया गया। तो जो वैज्ञानिकों का काम है देश की जनता को के स्वास्थ्य को, जीवन को इस तरह के रासायनिक असॉल्ट से बचाने का, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि जो वैज्ञानिक, जिसको मैं कहूंगा वैज्ञानिकों के लिए सम्मान बहुत है, पर जहां पर मैं वैज्ञानिकों के बारे में कहूंगा वो ये है कि वो चुप रहते हैं। उनकी सबसे बड़ा जो अपराध है वो चुप रहने का है। वो अपने सामने देख रहे हैं कि देश के संसाधन सारे बड़े कंपनियों को मदद पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। यहां तक कि जो वैज्ञानिक ऊर्जा है, जो वैज्ञानिक हमारे पास एक्सीलेंस है, उसका भी उपयोग पूरा का पूरा कंपनियों को मदद पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाले वैज्ञानिक संस्थाओं में या उसके बाहर बिल्कुल नदारद है। नहीं, लेकिन एक दूसरा पक्ष इसका यह भी हो सकता है कि बहुत सारे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि दरअसल अगर हम अपनी इकोनॉमी में कुछ सुधार कर सकें ऐसे प्रयोगों के जरिए तो इसमें बुराई क्या है, हर्ज क्या है। हम अपनी इकोनॉमी को इस तरह के वैज्ञानिक खोजों के जरिए, आविष्कारों के जरिए बढ़ाने में सहयोग भी तो कर सकते हैं। भले ही वो कंपनियों को फायदा हो रहा है, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी तो फल फूल रही है। हो ये रहा है, जैसे गुजरात को ले लें। अब गुजरात का जो रिपोर्ट्स हैं वो बताते हैं कि 75% भूजल गुजरात का प्रदूषित हो गया है, इररेमिडिएबली पोल्यूटेड, मतलब उसकी सफाई भी नहीं हो सकती है। अब ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संसाधन है भूजल। अगर भूजल गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में प्रदूषित हो रहा है, हमेशा के लिए खत्म हो रहा है, तो ये तो हमारे आगे वाले पीढ़ियों के लिए, अभी के लिए भी क्राइसिस, संकट हो गया है। तो इस तरह के जो हमारे संसाधन का जो नुकसान हो रहा है उससे भला किसी का नहीं हो रहा है जी। थोड़े से लोगों का भला हो रहा है, मतलब 5 से 10% लोगों का भला हो रहा है। प्रवीर पुरकायस्थ दी, आप क्योंकि पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी रखते हैं और वैज्ञानिक भी हैं, इसलिए सवाल मैं आपसे ये जरूर करूंगी कि आखिर वैज्ञानिक इस तरह के गंभीर सवालों पर चुप क्यों हैं? और आप जो सवाल मीडिया पर उठा रहे हैं वही सवाल मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो इन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा अपराध उनका चुप रहना है। क्यों चुप है? बिल्कुल सही बात है कि मत्था टेकना तिरुपति में, इसका मंगलयान के पहले और चुप रहना, दोनों गुनाह वैज्ञानिकों की है। और जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, चुप रह रहे हैं, उनका भी उतनी ही जिम्मेदारी है जो लोग कर रहे हैं। अगर प्रदूषित कर रहे हैं जिम्मेदार है, जो प्रदूषित रोक नहीं पा रहे पर जानते हैं और आवाज नहीं उठा रहे, उनकी भी बिल्कुल, उन पर भी उसी तरह हमें प्रहार करनी चाहिए। मैं इस पर आप बिल्कुल सहमत हूँ इस बात पे। इसीलिए दिल्ली साइंस फोरम जैसे वैज्ञानिक संस्थानों का काम यही है, पर इसके लिए सिर्फ हम अकेले नहीं कर सकते। जब तक आप इस क्रिटिकल वॉइसेस को आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक ये बाहर नहीं जाएगा, तब तक हम ये काम अकेले नहीं कर पाएंगे। इसीलिए समाज के अंदर
हमारे जैसे क्रिटिकल वॉइसेस की, सारंगी साहब जैसे क्रिटिकल वॉइस की जरूरत है, पर आप अपने जिम्मेदारी भी है, जिसने इन्होंने कहा कि अंधविश्वास आप मीडिया अगर फैलाती है उसके साथ साथ विज्ञान को भी फैलाए। अगर दोनों काम करें तो मैं मान लेता हूं 50-50। देखिए, आप मीडिया पे एक तरफा आलोचना नहीं लगा सकते, आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि हम यहाँ पर यही कोशिश कर रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और वैज्ञानिक सवालों को लोगों के सामने लेकर आए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद यहाँ पर नौजवान जो बैठे हैं उनके भी सवाल जवाब हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के मार्स मिशन पर, और अब सीधा सवाल जवाब यहाँ पर मौजूद नौजवानों से। जी, आप में से कौन सवाल पूछना चाहता है? पूछिए सर। आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि आधी आबादी, जैसे आपने तो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में का जिक्र किया है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आधी आबादी भूखी है या इतने लोग भूखे हैं। तो देश का कितना पैसा वैज्ञानिक मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा रहा है, उसमें भी आप चाह रहे हैं कि आपकी इस आबादी का उद्धार हो, ठीक है। उसके बाद हमारे देश में टोटल 10 सबमरीन्स नहीं है जो सही सलामत हो। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश में कितना पैसा ये मतलब पॉवर्टी के लिए जाता है, पॉवर्टी से मतलब अपलिफ्टमेंट के लिए जो स्कीम्स उनके लिए चलाई जा रही हैं, उन पर आप क्यों नहीं सवाल करते हैं कि वो पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं, मैं समझता हूं कि हम सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन आप देखें कि हमारे देश में 1.7% जीडीपी हम सिर्फ सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स, जो ओवरऑल जो जिसको आप गरीबी के लिए प्रोग्राम्स हैं, 1.7% ऑफ जीडीपी, जो गरीब देश भी हैं वो लगभग 3.4% करते हैं, चीन लगभग 5% करती है, जापान 10% करती है। हमें अपने देश में गरीबों के पक्ष में योजनाओं पर ज्यादा व्यय करना जरूरी है। पर हम जो सवाल पूछ रहे हैं वो व्यय की बात नहीं है, जैसे सारंगी जी ने भी कहा, हम प्राथमिकताओं की बात कर रहे हैं कि हमारा जो विज्ञान है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वो किन मुद्दों पे चिंतित हों और इस देश में किन समस्याओं के हल निकलने पे गर्व होना चाहिए। हाल ही में दाभोलकर नाम के एक बहुत महान व्यक्ति की हत्या हुई पुणे में, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें वैज्ञानिक सोच, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये पैसों की बात नहीं, ये किस तरह का समाज का हमारी कल्पना है, उस पे हम सवाल उठा रहे हैं। जी, हम साइंस पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? कॉमनवेल्थ सर, कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था सर, उसमें इतने पैसे लग गए थे, ठीक है, फिर भी सर जो अभी मंगलयान गया है इसमें मिनिमम खर्च हुआ है औरों देशों के मुकाबले 450 करोड़। फिर हमारे सरकार को या आपको इस चीज़ पे सवाल नहीं उठाना चाहिए जो करप्शन हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम पे, 2G घोटाले पे, इस पे ध्यान देना चाहिए कि साइंस पे देना चाहिए। ये भी तो अचीवमेंट है। ये नहीं होता तो हम इंटरनेट यूज नहीं करते, हम टीवी नहीं देखते जी, ये सब तो यूज है। इस पे क्यों सवाल उठा रहे हैं हम? देखिए, हम जो बोल रहे हैं वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा साइंस से कोई हम खिलाफ हैं उसके, हम चाहते हैं कि साइंस हो। हम ये कह रहे हैं कि आधी आबादी नहीं, पूरी आबादी के लिए साइंस हो। आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, चाहे आप बिल्कुल दूर दूर के आदिवासी इलाकों में भी चले जाएं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा इंसान नहीं है जिसके शरीर में खतरे से ज्यादा DDT मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है कि हम इतना ज्यादा प्रदूषण ले रहे हैं अपने भोजन में, दूध में, घी में। जो हमारा जो कीटनाशकों का रेसिड्यू है वो 8 से 10 गुना ज्यादा है दुनिया के और मुल्कों के अपेक्षा। हमारे यहाँ मर्दों की हर साल 2% के दर से स्पर्म काउंट, शुक्राणु का मात्रा कम होता जा रहा है, जो कि इस देश में एक समय ऐसा आएगा अगर यही रेट चलता रहा तो प्रजनन बंद हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं साइंस का उपयोग सैटेलाइट के लिए और हमारा फोन चालू रहे उसके लिए तो होना ही चाहिए, पर साथ में आधी आबादी नहीं, पूरी आबादी की रक्षा के लिए, ताकि उसका जीवन, उसका सेहत वो ठीक हो जी, उसके लिए जीरो काम हो रहा है। मैं समझता हूं ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें कम काम हो रहा है, ज्यादा काम होना चाहिए।
तो सवाल है कि कौन इस पे खर्चा नहीं कर रहा है, ये देखना चाहिए, ना कि वैज्ञानिक को बोले कि आप इस पे क्यों नहीं काम कर रहे, क्योंकि वैज्ञानिक ये अपना विषय जो है खुद नहीं चुनता है, बजट होता है तब उस पर वो काम कर सकता है, तो बजट कौन देता है वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात, भूल मत जाइए कि ये जितने जहरीले चीजें यहाँ आ रहे हैं उसके पीछे बड़े बहुराज्य निगम है, उनकी ताकत है, उनके पैसा है, और जब करप्शन करते हैं उसका नतीजा है। और तीसरी बात मत भूलिए कि आपका बजट में अगर आप बड़े पूंजीपतियों पर टैक्स कम करेंगे तो खर्च करने के लिए आपके पास मुद्रा भी कम होगा। ये भी तीसरा चीज है जो इसके वजह से आधा आबादी पर इस वक्त विज्ञान हो रहा है। जी, आपसे मेरा प्रश्न सारंगी जी से है। आज की चर्चा का विषय जो पूरा का पूरा है वो वैज्ञानिक चेतना और सामाजिक सोच पे टिका हुआ है। प्रश्न इस मिशन पर किसी को कोई नहीं है, इस मिशन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है किसी का। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में अपना लोहा मनवाया है मंगलयान को भेजकर। कम से कम एक युवा होने के नाते मेरा यह मानना है, हम रिसर्च करते हैं कई बार, लेकिन कई बार होता है कि रिसर्च की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। जैसे कि आपने मेडिकल साइंस की बात करी सर, मेडिकल साइंस में भारत ने तरक्की की है, बहुत तरक्की की है। विश्व की पहली हार्ट सर्जरी भी भारत में ही हुई और आगे भी काफ़ी सारी तरक्कियां होती रहती हैं। मूलभूत सुविधाएं जो हैं मेडिकल की वो हमारे गांव-गांव तक, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती, तो वहां हमारी नीतियों का फेलियर क्यों हो जाता है बार बार? हाँ, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं कि क्या बात है कि आप तय करते हो और कुछ महीनों के अंदर इतना हाईटेक मंगलयान पहुंच जाता है ऊपर। थोड़े महीनों की बात है, मतलब जो अभी प्रवीर साहब बता रहे थे क्या कम से कम 2016 में होना था, 2013 में हो गया, 3 साल पहले हो गया, और यहाँ पर 29 साल बाद भी इलाज नहीं मिल पाया है। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ पैसे से उसकी तुलना मत करिए, ये देखिए कि कितने बड़े बड़े लोग उसके रिजल्ट के लिए चिंतित हैं। मैं कह रहा हूं उससे आधे लोग अगर चिंतित होते ना कि अरे यार वो गैस पीड़ितों को जो बीमारी हुई है उसके इलाज क्या है, अगर आधे लोग भी चिंतित होते जितने मंगलयान के लिए चिंतित थे, आज तक सवाल हल हो गया होता। सवाल यही है। जी लेली साहब, एक सवाल ये है कि मेडिकल साइंस की तरक्की के लिए जो वैज्ञानिक खोज होने चाहिए, जो आविष्कार होने चाहिए, क्या वो हमारे नीति निर्माताओं के दिमाग में नहीं है? क्या उस तरफ उनका ध्यान नहीं है? क्या उसको बढ़ावा देने की कोई कोशिश नहीं हो रही है? मेरे विचार से ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इशू ये है मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ हैं क्या। अगर आप स्पेस पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशंस पे क्या पैसा खर्च कर रहे हैं? मेरे विचार से प्रायोरिटीज़ मिसप्लेस्ड नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक जोर नहीं आ रहा है। एक साइंटिफिक टेम्परमेंट की आप जो बात करते हैं, खाली पॉलिटिशियंस को या ब्यूरोक्रेट्स को गाली देके मेरे विचार से काम नहीं होगा। जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए, उनको भी ऐसे प्रोजेक्ट्स देने चाहिए। फाइनली जो गवर्नमेंट में बैठता है वो साइंटिस्ट नहीं होता, तो एज अ साइंटिस्ट इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द गवर्नमेंट ऑल्सो कि ये चीज़ों की ज़रूरी है, मुझे ये प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं, ये करना चाहिए। होता क्या है, लोग एक सेट पैटर्न के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो वैज्ञानिकों को भी ऐसा सोचना होगा। बट इसमें दूसरी चीज़ ये है कि वो वैज्ञानिकों के भी कंपल्शंस होते हैं, उन्हें प्रमोशंस नहीं मिलेंगे अगर वो कुछ अलग सा विचार लेके जाएंगे और उन्हें वहाँ सक्सेस ना मिला तो ये दोनों साइड से प्रॉब्लम्स है मेरे विचार। देखिए, हिंदुस्तान में मेडिकल साइंस के पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखिए, जो हम पूरा 71 के बाद पैटेंट लॉ चेंज करने के बाद हमने यहाँ पूरा खड़ा किया और दुनिया इसको मानती है कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हिंदुस्तान है। ये बिना विज्ञान से नहीं हुआ है, ये आपके रिसर्च लेबॉर्ट्रीज जो है, CSIR की रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, नेशनल केमिकल लेबॉर्ट्रीज आपकी जो, और लखनऊ में जो CDRI है उसके जरिए हुआ है। तो पूरा हिंदुस्तान में आज अगर दवाई सस्ते में मिलता है, इसके पीछे हमारे साइंस की एक प्रयास रहा है, उस पर खर्चा किया। आज अब उसको सबोटाज करना चाहते हो, विदेशियों को बेचना चाहते हो, जो हो रहा है ये भी है कि अगले आने वाले फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ जो है आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम उस पूरा प्रक्रिया को हम खत्म कर रहे हैं। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। जी सर, आपने मैनेजमेंट की बात की है कि मैनेजमेंट का सारा कसूर मैनेजमेंट पे आपने डाल दिया। क्या आप ऐसे नहीं कर सकते साइंटिस्ट की, मेडिकल जो साइंटिस्ट है वो सिर्फ मेडिकल पे फोकस करके मेडिकल को, अपना साइंस को ऊपर लेके जाएं, दवाइयों को ज़्यादा बना सके, जिससे समाज का भी और ज़्यादा सुधार हो सके? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन होता क्या है ना कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो जो मेडिसिन में फर्स्ट आता है वही ISB बन जाता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं इस देश में, एक हाथ की पांचों उंगलियां सही नहीं होती। तो आप एक साइंस में शायद प्रगति कर रहे हैं,
दूसरे साइंस में इतनी नहीं कर रहे। आज का जो नवयुवक है वो ज़्यादातर मेडिकल साइंस में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है 7-8 साल बाद उसका करियर स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इंजीनियरिंग करूंगा तो 4 साल बाद मेरा करियर स्टार्ट हो जाएगा। तो कई सारे मुद्दे हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव्स लेनी चाहिए कि ऐसी कुछ सुविधाएं निकालनी चाहिए कि लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट हो, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस शायद बढ़ाने चाहिए। सो कई सारे मुद्दे हैं, एक ही आप खाली मंगल मिशन खराब है करके ये मुद्दा नहीं आगे ले सकते। जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर, इस पूरे मार्स मिशन को लेकर मेरे मन में सिर्फ 2 सवाल उठते हैं। पहला जो फैक्टर है दैट इज़ अनसर्टेनिटी। देखिए 8 से 10 महीने के बाद भी कोई भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि एंड रिजल्ट क्या होगा, क्या हमें कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। दूसरी बात, और उसके ऊपर 450 करोड़ की लागत लगाना मुझे ठीक नहीं लगता। दूसरी बात, ये हमने एक क्योंकि ये पहले और देशों ने भी किया है, चाइना ने किया, 2000 करोड़ रुपए लगे, और देशों ने भी किया, कुछ सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आया। तो क्या एक अंतर्राष्ट्रीय रेस, एक होड़ में हम हैं कि हाँ हमें भी अपना दिखाना है कि इस फील्ड में हम भी कुछ कर सकते हैं? नहीं, तो लेकिन क्या इस अंतर्राष्ट्रीय रेस से भी कुछ हमें हासिल हो सकता है क्या? अगर आप इस पे कुछ मेरे विचार से ये कहना ठीक नहीं होगा कि आपको 7-8 महीने में क्या बनेगा। साइंस ऐसा प्रगत नहीं होता। अगर हम थोड़ा विषयांतर करें और सुपर कंप्यूटर्स की बात करें, जब IBM कंपनी बनी थी तो उनके डायरेक्टर ने कहा था कि पूरी दुनिया में शायद 5 सुपर कंप्यूटर्स के लिए मार्केट होगा। लेकिन आपने देखा कि कैसे प्रगति हुई। आप मोबाइल की ही बात कर लीजिए, 10 साल पहले किसी को ये लगा नहीं था कि एक आम आदमी के पास भी मोबाइल होगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके ट्रायल बेसिस के ऊपर ही काम करती है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि अगर आपको सक्सेस ना मिले तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आपको फेलियर्स नहीं मिलते तब आप सीखते नहीं हैं। और ऐसा है कि कार तो मर्सिडीज भी बनाती है, बट फिर भी टाटा भी बना रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने ही खाली मंगल पे यान छोड़ा, इसका मतलब इंडिया ना छोड़े, क्योंकि इन द बार्गेन आपको कई सारी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धियां हो रही हैं। आप नैनो टेक्नोलॉजी में प्रावीण्य हासिल करेंगे, आप रोबोटिक्स में करेंगे, आप कम्युनिकेशंस में करेंगे, आप मटेरियल्स में करेंगे। सो खाली ये मंगल के पहुंचने के लिए आपने कई सारी टेक्नोलॉजीज पे नया काम शुरू किया है, और वो काम मंगल के बियॉन्ड भी और कई चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं जी। मेरा सवाल ये है कि जिस आदमी का जो काम है उसे करने देना चाहिए। जिस तरह कॉलेज के हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, वो अपने डिपार्टमेंट को चलाता है, उसी तरह ज़िंदगी में हर सेक्टर है उसका एक हेड है। अगर वैज्ञानिक है तो उसका ये काम नहीं है कि उड़ीसा के भूखे लोगों के पेट में दाना भरे, जो करोड़ों लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, छत नहीं है, शौचालय नहीं, उसे वो दे। वो नीति निर्माता का काम है, उसके जनप्रतिनिधि का काम है। अगर ये मंगलयान 5 नवंबर को नहीं उड़ा होता तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों बाद, जिस तरह से गूगल और फेसबुक का पूरा डोमेन अमेरिका के पास है, वाशिंगटन DC से आपको ये बताया जाएगा कल को कि भारत में बारिश होने वाली है, भारत में फला तूफान आने वाला है, भारत में ये संकट आने वाला है। तो क्यों ना हम सब कुछ सारा डोमेन अपना बनाएं। ये अलग बात कि टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, लेकिन कुछ ना से कुछ तो बेहतर होगा। जी, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब हर्षमंदर साहब को देना चाहिए। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि विज्ञान एक सोशली या पॉलिटिकली न्यूट्रल चीज नहीं है। पूरी दुनिया में जो विज्ञान का सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है वो युद्ध के संदर्भ में हुआ है। और जैसे सारंगी जी कह रहे थे, कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुनाफा बढ़ाने के उद्देश्यों से बहुत कुछ वैज्ञानिक शोध किया जाता है। तो मुझे लगता है कि वैज्ञानिक भी सामाजिक चिंतन, सामाजिक जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। लेकिन ये भी सही है कि सिर्फ वैज्ञानिक को हम जिम्मेदार नहीं ठहराएं। एक बड़ा समाज है, सरकार है, सबकी प्राथमिकताओं में वैज्ञानिक भी शामिल हैं। जो मुझे लगता है कि जिस सामाजिक जिम्मेदारी से उन्हें काम करना चाहिए, शायद वो उसके ज़्यादा उसमें हमें ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है। जी, क्या सामाजिक जिम्मेदारियों की तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान है? एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, उसके बाद मैं समाप्त करना होना चाहिए। कितना है नहीं है वो देखना पड़ेगा। जितना समाज में है उतना उनमें है, वही प्रॉब्लम भी है। समाज में कम है, उनमें भी कम है। और मैं 2 चीज़ों से ख़त्म करना चाहूँगा। एक तो है कि नासा की एक स्पेस लॉन्च में जो खर्चा होता है, हमारे यहाँ वही स्पेस लॉन्च खर्चा 1/10 है।
ये हमको समझना चाहिए कि और इसके साथ साथ अगर तुलना ही करना है तो ये भी बताना जरूरी समझूंगी मैं कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में गरीब नहीं है, वहां पे भी हर छठा सातवां आदमी गरीब है, 15% गरीबी रेखा के नीचे है जी। पर सवाल ये है कि 1/10 कॉस्ट में अगर हम वही चीज कर पाते हैं, इसका मतलब हमारा सैटेलाइट की जो लॉन्च मार्केट में एक बहुत बड़ा एक हिस्सा हमें मिल सकता है। अगर हम नहीं किया तो वो आर्यन और जो एटलस रॉकेट्स है उससे जरिए अमेरिका और यूरोप हमारा करेगा। तो हमारा जिन्होंने कहा कि हमारा जैसे अगर अपना नहीं बनाएंगे तो रेस में तो हम हैं, ग्लोबल मार्केट पे रेस पे, अपने अंदरूनी मार्केट के रेस में आप हैं, माने चाहे ना माने, और उसको छोड़ के अगर सिर्फ हम एक ही काम करें, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करें, डेवलपमेंट का काम ना करें, तो हम इसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। दोनों का करना पड़ेगा, प्राथमिकता जरूर, पर यह प्राथमिकता है स्पेस में जाने। तो हमें अपने देश में वैज्ञानिक आविष्कारों पर सवाल खड़े करने के बजाय सवाल इस बात पे करना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं किधर हो और हम उन प्राथमिकताओं के जरिए समाज का कितना भला कर सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इस बहस से वैज्ञानिक चेतना भी समाज के अंदर आएगी और वैज्ञानिकों के अंदर भी सामाजिक जिम्मेदारी का बोध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।